ओके। सो चलो। हम्म। सभी को गुड इवनिंग, है ना। स्टार्ट करते हैं अब। देखो, अब जो ऑलरेडी डीयू में हैं, जो परस्यू कर रहे हैं इस कोर्स को, उनके लिए है स्पेशली ये वीडियो। और मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स। चलो, इसको पहले एक बार रोक लेते हैं। तो 2020 में मैंने एंट्रेंस क्लियर किया डीयू बीएड का, और उसके बाद एमबीसीओई यानी कि महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड मैंने 2020 से करना स्टार्ट किया। और जैसे कि पता होगा कि 2 साल का कोर्स है। 2022 से, सॉरी, 2020 से 2022 में यानी कि ओवर होगा हमारा, यानी कि इसी साल ओवर हो जाएगा। सेकेंड ईयर में हूँ मैं भी। और जल्दी ही जो है ओवर हो जाएगा। अब आई थिंक अप्रैल के आसपास एंड हो जाएगा ही। तो अभी फिलहाल एसईपी चल रही है। एसईपी क्या होता है? स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है, 300 मार्क्स का होता है। तो अभी वो फिलहाल चल रहा है हम लोगों का, एंड जल्दी ही वो जो है वो भी फिनिश हो जाएगा, वो वाले पार्ट भी। एंड देन सीटेट दिया था, सीटेट भी निकल गया है, क्लियर है। मतलब आंसर की वगैरह जो है वो आई थी बीच में, सारा कुछ देख के क्लियर है उधर भी। तो अब धीरे धीरे ये जो है कोर्स एंड होने वाला है अप्रैल, जैसे बताया मैंने, अप्रैल के आसपास। तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी मेरे बारे में। और ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश ऑनर्स में था, और बीएड भी इंग्लिश से हो रही है, इंग्लिश पैडागोजी से। तो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय पार्ट, है ना, मतलब मेरे से जो जानना चाहिए था आप लोगों को। चलिए, अब इसके बाद जो बात आती है कि सर ये सेशन किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसको मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा। ये सेशन एंट्रेंस वालों के लिए नहीं है, जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। बट हाँ, आप सुन सकते हो इसको, क्योंकि अगर आपका निकल जाता है तो आगे आपको करना ही तो पड़ेगा, है ना। इस कोर्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहिए आपको। क्योंकि कई लोगों का मैंने ये देखा, कई ऐसे डाउट्स थे आप लोगों के कि सर कोर्स संभल नहीं रहा, कोर्स छोड़ दे क्या। रिसेंटली एक जो है किसी का आया था मेरे को मैसेज, एसपीएमसी से थे वो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, और बीएड वहाँ पे भी होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ से जो है वो जब कर रहे थे बीएड, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस कोर्स। बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, 9 to 5 जो है आपका टाइम चला जा रहा है इसी में। आप सुबह 9 बजे से बैठते हो, मॉर्निंग असेंबली वगैरह होती है, उसके बाद 5 बजे तक, शाम तक वैसे ही क्लासेस चलती रहती हैं। तो अब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि 9 to 5 पढ़ाई चल रही होती है। तो देखो, इस कोर्स में टाइम जाता है हमारे पास ऑलरेडी। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को पता है कि 9 to 5 बैठना कितना मुश्किल होता है। एज अ जॉब टाइप में मान लो आप बैठे हुए हो, 9 to 5 क्लासेस लिए जा रहे हो, लिंक आ गया, ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है कई बार कि क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक, वो भी ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करें। तो ऑफलाइन अगर होती तो दैट कुड हैव बीन मच मच बेटर चॉइस, बट ऑनलाइन है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए अच्छे से एक बार बात कर लेते हैं सिलेबस से रिलेटेड। आई थिंक सिलेबस तो, एक मिनट रुक जाओ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। एक मिनट रुकना, आई नीड टू लीव द मीटिंग बिकॉज यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं ज्वाइन करता हूँ, रिज्वाइन करता हूँ। हाँ, आई थिंक अब स्क्रीन आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो जो बीएड ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं उन्होंने आई थिंक सिलेबस तो देख ही लिया होगा कम से कम, कि भाई हमें पढ़ना क्या है पूरे 2 सालों में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप सिंपली देखो, साइट देखोगे डीओई की, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, तो आप पाओगे कि बीएड जो है 2 साल का कोर्स है। बिल्कुल हाँ, 2 साल का ही है। इसमें कुछ आपको फंडामेंटल पेपर्स जो है, फाउंडेशन वाले पेपर, सॉरी, फाउंडेशन पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं। फाउंडेशन कोर्स बोल लो, पेपर बोल लो। 2 साल का कोर्स है, तो डिवाइड कर रखा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में। फिर उसके बाद आपकी खुद की पैडागोजी होती है, और पैडागोजी को भी कैटेगराइज किया गया होता है 1 में और 2 में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझना ध्यान से, है ना। और मेन समस्या क्या थी आप लोगों की, वो ये कह रहे थे कि सर क्लासेस में डिस्कशन होता है और कुछ समझ आता नहीं है। आशीष, ये प्रॉब्लम होती है आपके साथ? सर कुछ टीचर लोग मतलब बहुत इंटरेक्टिव होते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। कुछ हाँ। कुछ लोग थोड़ा सा उड़ा देते हैं चैप्टर को, ये पता नहीं चलता। अच्छा, तो मैं मतलब, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम लेना मतलब। भी नहीं चाहिए। बट मैं, मेरा पॉइंट ये था कि कई बार ऐसा लगता है कि इस क्लास पूरी डिस्कस हो गई है, खत्म हो गई है, बट एट द एंड आपको लगा कि कुछ सिलेबस से रिलेटेड ऐसा नहीं हुआ, आपको लगा होगा ऐसा कुछ कभी?
यस सर है ना, ऐसा अभी हुआ है ऐसा मतलब। होता है, ऐसा होता है जनरली। मैं बताऊंगा, देखो इस पॉइंट को भी कवर करूंगा। बट देखिए मैं आपको सिंपली 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 सा मतलब सिंपल तरीके से जो है आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ यहाँ पे। देखो सिलेबस आपका ये है, फर्स्ट ईयर में आपको फंडामेंटल पेपर 1 2 3 4 5 ये सारे फंडामेंटल आपके पेपर्स हैं, फाउंडेशन पेपर्स बोल लो, जो कि आपको एज अ बेस बनाएंगे, आपको तैयार करेंगे टीचिंग के लिए, ताकि जब आप नेक्स्ट ईयर जो है पढ़ाने जाओ, जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ाने जाओ, कहाँ पे पढ़ाने जाओगे आप, आपको मैंने बताया था कि आपको एससीपी अटेंड करना होता है सेकंड ईयर में, 300 मार्क्स का होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जहाँ पे आपको स्कूल अलॉट किए जाते हैं। जैसे मेरे को डीएवी मॉडल टाउन मिला है पढ़ाने को, और 4 महीने की आई थिंक इंटर्नशिप टाइप में जो है पढ़ाना होता है आपको वहाँ पे। ठीक है, सारा सिलेबस वगैरह जो है जो भी उनको आपको दिया जाएगा वहाँ पे पढ़ाने को, वो पढ़ाना होता है। सर ट्रेनिंग होती है हमारी? हाँ ट्रेनिंग होती है, सेकेंड ईयर में आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, सर कितने मंथ की होती है? 4 मंथ्स के आसपास। एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ सारी चीज़ें, फिर मैं पक्का आपके डाउट्स लूंगा एट द एंड। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए 4 महीने की जो है इंटर्नशिप टाइप की होती है, एमवीसीओई में होती है। अब सीआई का एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, बट हाँ सबकी होती है जो भी डीयू में है फिलहाल। तो देखिए अब मान लीजिए आप स्कूल में जा रहे हो, आप एक बार स्कूल गए थे एज अ स्टूडेंट गए थे, अब की बार एज अ टीचर जाओगे तो फर्क होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो अब की बार आप पढ़ाने जा रहे हो उनको, आप पहले खुद पढ़ते थे, आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको तैयार होना है। आप सिंपली देखोगे कि पढ़ाने का, अगर सब्जेक्ट नॉलेज की अगर आप बात करो, कंटेंट नॉलेज की, सब्जेक्ट नॉलेज की बात करो, तो एक तो वो ट्यूशन पढ़ाने वाले में भी होता है। बट आप अगर डीयू से या फिर कहीं और से, किसी भी आईपी से, जामिया से, कहीं से भी बीएड करके जाते हो जेन्युइन तरीके से, तो आप में और उस ट्यूटर में क्या फ़र्क होगा? लगता है कि कोई फ़र्क होगा पढ़ाने की टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग स्ट्रेटजीज में? लगता है? क्या लगता है? एक दो रिप्लाई मैं मतलब सुनना चाहूँगा, बताओ। जी सर, अंतर तो होगा उनमें हमने। हाँ उत्कर्ष बताइए आप। जी सर, बहुत सा अंतर होगा सर, पढ़ाने के तरीके में अंतर बिल्कुल होगा, बिल्कुल, है कैसे ना, हम सिलेबस को बिल्कुल कवर कर रहे हैं ये भी सर बिल्कुल बिल्कुल, होगा। बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो वही, समझाने के तरीके पे डिपेंड करता है सर। बिल्कुल समझाने के तरीके पे बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर जो है अभी आएंगे। तो बस मैं ये जानना चाहता था कि डिफरेंस होगा कि नहीं। तो आपने कहा सर डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट करना पड़ता है? आप कुछ पढ़ोगे एक्स्ट्रा तभी तो। जो नॉर्मल कहीं से भी ऐसे प्राइवेट से बीएड करके आ जा रहा है, और आप अगर अच्छे जो है इंस्टीट्यूशन से बीएड करते हो, तो वहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिलता है, ये मिलता है कि आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ग्रोथ के जो है ज़्यादा चांसेस होंगे आपके में। ठीक है, नॉर्मल जॉब लेने वाली बात अगर है, तो जॉब लेके क्या करोगे अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ ही नहीं हुई, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा अंदर से कि हाँ मैंने कुछ सीखा है ना। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, बट माई पॉइंट इज दैट कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से सीखना चाहिए। आप 100% ना कर पाओ, 90% की सोचो कम से कम, है ना। 100% मान के चलो, बट 90% तो कम से कम अटेन करोगे। अब आप सोचोगे कि हमसे कोर्स हो ही नहीं रहा। कई बच्चों ने, जैसे मैंने बताया आपको कि कई मैसेजेस मेरे को आए कि सर कोर्स नहीं संभल रहा, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो ये आपके सिलेबस है, आपने देखा होगा आपका F1 F2 F3 F4 F5 ये आपके पेपर्स हैं कुछ, तो ये देखोगे आप। अब इसमें है क्या, तो देखो, अब आप कहोगे कि सर ये सारा कुछ पढ़ना होता है क्या? ऐसे मतलब सारा कुछ पढ़ना होगा। तो आप ये देखोगे कि पहला जो आपका फाउंडेशन पेपर है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? तत्कालीन, मतलब अभी के सेंस में अगर हम बात करें, या आप अगर देखो 1980s में जाओ और आज जो आपका एजुकेशन का वो है, मतलब क्या परिस्थिति है, आप देखोगे, या एजुकेशन को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं आज के टाइम पे, और 1980-70 उनके दशक में अगर चले जाएं, तो क्या सेम है? क्या लगता है आपको, सेम है? नो सर। नो, है ना। नहीं सर। और बदलता रहता है विद टाइम टू टाइम। आज आप देखोगे कि जो एजुकेशन पॉलिसी नई वाली आई है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वहाँ पे बहुत सारी टाइप की चीज़ें जो है लिखी गई हैं। जैसे बहुत सारी हैं, जैसे आप देखोगे कि अब हम टीचर्स को जो है फ्रेंडली बनाएंगे, है ना। कैसे फ्रेंडली बनाएंगे? कौन सा फ्रेंडली? ये टेक्नोलॉजी वाला। और आप आज से पीछे चले जाओगे तो उतना कुछ था नहीं, उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं होती थी। आज बातें हो रही हैं उसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि जेंडर को भी इंक्लूड करेंगे, है ना, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, यानी कि बच्चा करके सीखे तो ज़्यादा बेटर है। इन चीज़ों को स्पेस दिया जाता है। आज सिर्फ हम मार्क्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, है ना। हम कहते हैं कि मार्क्स के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, है ना, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए उस बच्चे की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी आएगा ये सारा कुछ। तो देखो, अगर हम F1 की बात करें स्पेशली, तो ये कोर्स जो है आपको एक टाइप का ना, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि भाई
एजुकेशन जब दिया जाता है स्टेट के थ्रू से, तो उसका एक मोटिव भी होता है, स्टेट ये भी मान के चलता है कि आगे जाके ये अच्छे इंडिविजुअल्स बनेंगे तो ये देश के मतलब देश के तरक्की में कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑफ कोर्स होती है ये वाली बात, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। आप अच्छे अगर इंडिविजुअल बनोगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करोगे तो बेटर है ना। तो इन सब के लिए क्या रिलेशन है, जैसे आप देखोगे, एक मिनट रुक जाओ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मीटिंग में। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखोगे यहाँ पे कि आपका एजेंडा क्या है एजुकेशन का, तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। आप ये बताओ, अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से हेट करना सिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है वो प्रॉस्पर करेगी वो कम्युनिटी कभी आगे? क्या लगता है वो नो सर। नहीं कर सकती ना। तो आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी टाइम है वहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है, क्या हम बात कर रहे हैं सभी इश्यूज के बारे में, जेंडर के बारे में और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी से लिंक करने के बारे में जो है आपको हेल्प करेगा कि भाई हम बात करते हैं इक्विटी की, हम बात करते हैं जस्टिस की, हम बात करते हैं लिबर्टी की, क्या वो हमारे एजुकेशन उसमें दिख रहा है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप स्कूल में जा रहे हो, पता चल रहा है कि कोई बैकवर्ड एरिया है स्कूल में, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है, लेट से टीचर लगे हो आप, और आप वहाँ पे देख रहे हो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको बहुत नकारा जाता है और एक दूसरी कम्युनिटी है जिसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आवाज उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे? बताओ, आपकी जब अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीजों को लेके, आप आवाज उठा पाओगे वहां पे? यस, नो, है ना, आप आवाज उठा पाओगे। तो यहाँ पे ना बिल्कुल, तो यहाँ पे इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको इन सारे एजेंडाज के बारे में पता हो, आपको जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे एसोसिएट करना है। देखो, आपको ये चीज माननी पड़ेगी, है ना, आपको आज मानो कल मानो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप एजुकेशन देना चाहते हो अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज उसमें दिखने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बॉयज़ को सिर्फ पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और आप देखोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो रही है ये चीज़। अब सोसाइटी जो है आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, चीज़ों को समझ रही है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। आरटीई आपका आया था जब 2009 में एक्ट बना था, 10 में जो है ये आ गया था आरटीई एक्ट आपका 2010 वाला। कई मेजर चेंजेस हुए थे, है ना, रिफॉर्म्स भी हुए थे आपके कुछ, इसमें सीसी पैटर्न वगैरह भी आया था इसके बाद। इसके अलावा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से आप अब कहोगे कि सर क्या समझ आता है, मतलब फ्री क्या, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो स्टेट एजुकेशन वाइज अगर पिछड़ा रह जाए, आपको क्या लगता है वो स्टेट कितना ग्रो कर पाएगा? अगर एजुकेशन वाइज अगर वो बहुत पिछड़ा रह जाता है तो क्या लगता है? सर वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, कभी वो लाइफ नहीं दे पाएगा अपने इंडिविजुअल्स को जो उसको देना चाहिए। आज आप देखोगे कि इंडिया में जो आप देखोगे कि देखो बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे जॉब से रिलेटेड हम कहते हैं, या फिर और भी अलग अलग चीज़ें हैं। अब जॉब से भी ऐसा है कि कभी इसके ऊपर कभी अच्छे से बात करेंगे कि एक ऐसे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करता है एनसीईआरटी ने बात करी है। एनसीईआरटी फोकस जो है, आपको पोजीशन पेपर्स मिलेंगे, तो वो एक दिन बात करेंगे उसके ऊपर अच्छे से। बट फिलहाल के लिए मान लो कि अगर आप अच्छे से एजुकेशन नहीं देते हो, ठीक है, तो वो स्टेट कभी ग्रो नहीं कर सकता। अभी मैं शॉर्ट में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है एजुकेशनल पॉलिसीज़ का, आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं आपके जो भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, क्या है इनका, और कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका, मतलब किस टाइप से इम्पैक्ट करती हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट एजुकेशनल पॉलिसीज़ वगैरह को। आप देखोगे कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्कूल भेजा नहीं जाना मतलब पसंद किया जाता है कि क्यों जाएंगे हमारे बच्चे स्कूल वगैरह में। तो उस कॉम्पोजिशन को समझना पहले, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कल को आप ही अगर पॉलिसी आपको बनानी दी जाए, कल को आप एनसीईआरटी के डायरेक्टर बनते हो, एमएड वगैरह करके गए हो आप कुछ और बड़ी पोस्ट पे जाते हो, तो आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ होनी चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब, गर्ल्स वगैरह, इन सभी की, मतलब कहाँ पे किस एरिया में क्या इश्यू है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप अच्छे तरीके से जो है पढ़ा पाओगे वहाँ पे जाके, ठीक है। कहीं पे अगर मान लो गर्ल्स वगैरह इन पे जो है, या रीजन वाइज कोई डिफ्रेंसिएशन है ना, कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा,
तो आपके एजुकेशन में आपका जब आप टीचिंग करोगे तो वो झलकना चाहिए कि नहीं, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनके इश्यूज को हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना। मान लो कहीं पे पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, जो कि रिच क्लास से है मान लो, और एक बच्चा बहुत पुअर क्लास से है, बाय चांस उसका रिजर्वेशन की उससे हुआ है और उसको मान लो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवाया जाता है क्लास में। तो अगर आप इन चीज़ों की समझ अगर लेके जाओगे इन चीज़ों की, तो आपके टीचिंग में वो चीज़ झलकेगी कि नहीं, कि आप उस बच्चे के बारे में भी सोचो और उसको भी रेज करो अच्छे से, होगा कि नहीं बताओ। यस सर। है ना। तो ये यस सारे सर। हाँ, तो इस पेपर में देखो आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे और ये बहुत ही बढ़िया आपका रहेगा। और इसके अलावा जो है एजुकेशन पॉलिसीज जो कोठारी कमीशन है आपका, कोठारी कमीशन है, इसके अलावा जो है आपका 1986 वाला एजुकेशन पॉलिसी था और 2020 वाला, जितने भी हैं इन सभी के ऊपर आप जो है अच्छे से बात करोगे कि भाई हर एक चीज़, हर एक एजुकेशन पॉलिसी में किस किस थीम पे क्या क्या बातें हुई थी, लैंग्वेज के बारे में क्या बोला गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था आपका, और भी अलग अलग चीज़ें आई थी, ठीक है, और इनके बारे में क्या क्या बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, कोठारी कमीशन वगैरह। अब इनको पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैं किसी और दिन अलग से एक सेशन रखूँगा, या फिर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो कि भाई क्या पूरा पढ़ना होता है, 600-700 पेज थोड़ी पढ़ पाओगे किसी कमीशन की रिपोर्ट, तो फिर पढ़ेंगे कैसे, ये चीज़ आप देख सकते हो। एक दिन बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, अगर आपको चाहिए तो आपको बोल देना है, बाद में आप बता देना मेरे को, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म जो मैं बात कर ही रहा था इसके बारे में, तो इससे पहले क्या पास्ट में कौन कौन से हुए हैं रिफॉर्म्स वगैरह, तो इन सभी आप रिफॉर्मिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, या फिर इनका क्या मानना था, वो किस टाइप का चेंज चाहते थे। फुले के बारे में, विद्यासागर के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, रामाबाई रानाडे के बारे में, गांधी जी के बारे में, इनका क्या मानना था, ठीक है। और ये जो चीज़ें आप देखोगे ना, ऐसा नहीं कि अभी अभी के बारे में पढ़ोगे, नहीं, उस टाइम से, पास्ट से लेके अब क्या जो है चीज़ें आई हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, आपको इस तरीके से आपको क्या कहेंगे हम, इसे कॉन्ट्रास्ट करते हुए देखना भी है कि आज जो चीज़ें हैं क्या ये पास्ट से थोड़ी सी चेंज हुई है ना, और अगर चेंज हुई है तो किसका कितना कितना रोल रहा है, कौन कौन इसके पीछे था, किनका किनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे और ये पढ़ना चाहिए, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, आप जब पढ़ोगे इनके बारे में। चलो, और इसके अलावा जो है फिर आपके अलग अलग स्कूल्स होते हैं, स्कूल सिस्टम वगैरह, इनकी जो है एफिलिएशन वगैरह का, इनको समझना वगैरह, ये सारा कुछ जो है इसमें आपका आ जाएगा। उसके बाद NCTE, NCERT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बोर्ड ऑफ एजुकेशन वगैरह वगैरह, इनका क्या रोल है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी समझ होनी चाहिए। तो जनरली अगर इस पेपर की मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पेपर है आपके लिए, अगर आपको टीचिंग के साथ साथ, वैसे टीचिंग में तो हेल्प करेगा, टीचिंग के साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर वगैरह कई लोग बनते हैं NCERT के वगैरह के, तो इन चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए, आपको पूरा पता होना चाहिए कि पीछे का, है ना, या फिर एजुकेशन पॉलिसी में आपका कोई कंट्रीब्यूशन जा रहा है वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या क्या चेंजेस चाहिए इंडिया में, आज इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है एजुकेशन में, ठीक है। हम हमेशा, आप सुनते होंगे ना इस बात को कि इंडिया में हमेशा थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल तो बहुत कम फोकस किया जाता है, ये चीज़ आपने सुनी होगी, और इस पर बहुत बातें होने लगी है आजकल, फील किया है? यस सर। है ना, आज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं ना कि भाई बच्चे को करके सीखने दो, रटवा क्यों रहे हो, करके सीखने दो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं झलक रही है ना आपके एजुकेशन पॉलिसीज में। ये वाला सर कॉन्सेप्ट तो वही है सर, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग, डूए वगैरह में भी आप पढ़ोगे इन सभी को, अभी आएंगे इस पे पॉइंट पे। तो देखो F1 का पेपर इस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या एजेंडा क्या है एजुकेशन का, हमें एजुकेशन देना क्यों है, हम क्या सोसाइटी को अनएजुकेट रख सकते हैं क्या, क्यों, इससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। आपको ये सारे पॉइंट्स, इन सभी सवालों को जो है जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे कि अगर सोसाइटी पार्टिकुलर चीज़ में भटक जाती है तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस है। ये सारे पेपर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जो पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, जो भी रिफॉर्म्स पास्ट में लाए गए थे, आज उसकी बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। आज अगर हमारी पॉलिसी अगर अच्छी नहीं होगी एजुकेशन की, आपको लगता है कि हम कहीं पे और बेटर एक्सेल कर पाएंगे एजुकेशन में? क्या लगता है? आज हमारी अगर पॉलिसी अच्छी ना हो, एजुकेशनल पॉलिसी, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा, कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन में इम्प्लीकेशंस होगा कि नहीं उसका? यस सर। है ना, होगा, ऑफ कोर्स होगा। यस सर। ठीक है, तो देखो ये तो आपका F1 वाला पेपर हो गया। F2 वाले पेपर में आपको क्या पढ़ना था इसमें?
इसमें देखो जनरली इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में इसको सीधा से बताता हूँ। इसमें आपका आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ बिल्कुल क्रिप्स तरीके से। इसमें आप पढ़ते हो कि भाई, जैसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा आपको मैं। आपने देखा कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आपने उसको 2 थप्पड़ मार दिए कि तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, बाकी पूरी क्लास को समझ आ गया है। क्या वो सही स्टेप है जो किया है, मैंने किया है या फिर किसी और ने नो किया सर। है? नहीं। नो सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को अगर समझ नहीं आया है तो वो मेरा फॉल्ट है, मेरी स्ट्रेटजी में कोई फॉल्ट है कि उसको वो चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है? वो आपको समझना पड़ेगा और आप फिर उस पर वर्क करोगे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करूं। तो ये वाला पेपर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये पेपर आपको सिखाएगा कि इंटेलिजेंस भी कई टाइप की होती है। आप कहोगे कि किसी स्पोर्ट्स में कोई बच्चा बहुत बढ़िया है, ठीक है, किनेस्थेटिक उसका बहुत बढ़िया है, आप कहोगे कि भाई तुम पढ़ाई में तो बढ़िया करते नहीं हो, तो उस बच्चे को उतना प्रेशराइज करना ही क्यों है एजुकेशन उसके लिए, मतलब फॉर्मल स्टडीज़ के लिए। मान लो अगर वो स्पोर्ट्स में बेटर कर सकता है तो उसको क्यों ना उसको एक प्लस पॉइंट दिया जाए, उस फील्ड के लिए अप्रिसिएट किया जाए, जाना चाहिए ना? बताओ, हाँ ना कुछ बोल दो। यस जी सर। है ना? मान लो बेसिक एक स्टेज तक आपने उसको फॉर्मल एजुकेशन दे दी, है ना, 7th 8th जहाँ तक उसका काम चल जाए। उसके बाद अगर वो मान लो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या फिर उसकी सिंगिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सिंगिंग करना चाहता है, जो भी करना चाहता है वो, तो आप देखोगे कि उसको फ्रीडम देनी चाहिए। तो ये सारी भी आप थियरीज पढ़ोगे, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी पढ़ोगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरीज इसमें होती हैं आपकी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ोगे। कैसे इंसान सीखता है, उसकी कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका जो है आप सही गलत जो हम कहते हैं कोलबर्ग की, उसमें आप पढ़ोगे, है ना, कोलबर्ग की भी थियरीज पढ़ोगे आप, लॉरेंस कोलबर्ग की। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, आप समझोगे कि बच्चे जो स्टार्टिंग से जब वो प्री नेटल होते हैं, उसके बाद जब वो पैदा होते हैं, उसके बाद वो कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें आप जो है इस पेपर में आप सीखोगे, ठीक है? और आपको ये समझ देगी कि आप जैसा सोचते हो बच्चा वैसा नहीं सोच पाता है, ठीक है? आपको अगर मैं कहूँ कि आपको मैंने कोई चीज़ दी हाथ में, मतलब हाथ में दी और उसको मैंने छीन के फेंकने की एक्टिंग करी, तो आप क्या मानोगे कि वो चीज़ गायब हो गई? ऐसा मानोगे? बताओ। नहीं ना, आप कहोगे कि सर आपके हाथ में ही होगा कहीं ना कहीं। बट एक छोटे बच्चे की अगर बात करें, उसको अगर आपने कहा ना कि हाँ कोवा लेके चला गया, वो बच्चा मान लेता है कि हाँ सच में लेके चला गया है वो। होता है कि नहीं ऐसे, बताओ? जी सर। है ना, ऐसा होता है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है फिर आपको ये पता चलेगा इस पेपर में कि ह्यूमन कैसे डेवलप होते हैं, डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी की बात कर रहा था मैं कि हर कोई जो है, अब इसमें डाइवर्सिटी में बहुत सारे आप पॉइंट्स जोड़ सकते हो, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कोई एक अदर कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी की लैंग्वेज अलग है। जैसे आप अभी कह रहे थे आशीष कि सर मेरे को प्रॉब्लम होती है कई बार, लैंग्वेज का भी इश्यू था क्या? अभी आप बता रहे थे ना मेरे को, यस सर। है ना, है ना? तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को आपको कैसे जो है एक्सेप्ट करना है अपनी क्लास में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लर्निंग कैसे होती है बच्चों में, तो ये पेपर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इनके ऊपर डीपली जो है ना, मैं अभी आपको एक वीडियो बना के समझाऊंगा, कोशिश करूंगा बनाने की वैसे तो, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेटली बुक्स वगैरह भी मैं आपको रेफ़र करूंगा जो हमें दिए गए थे हमारे प्रोफेसर्स के थ्रू से, और जो ऑलरेडी वैसे कर रहे हैं उनको तो मिल ही रहा होगा अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो आपका पेपर है फिलॉसफी है। तो भाई एजुकेशन की फिलॉसफी क्या है कि सिर्फ जॉब मतलब जॉब करने वाले इंडिविजुअल्स बनाने हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करने हैं बस जो मतलब पेपर पे पढ़े लिखे हो और उसके अलावा कोई समझ ना हो कि किस लिए एजुकेशन दी गई है। तो ये पेपर आपको इस तरीके से हेल्प करेगा कि एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ से आपको पेपर से ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नॉलेज के बारे में आप जानोगे कि नॉलेज क्या है, रीज़न क्या है, बिलीफ क्या है ना। आप जब रीजनिंग करते हो, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, इसके बारे में अच्छे से आपको पता चलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि अगर मान लो बहुत सारे इसमें और पॉइंट्स पता चलेंगे आपको। जैसे मान लो जब आप लर्निंग टीचिंग में इंक्लूड होते हो तो कई बार हो सकता है कि आपने पढ़ाया हो अच्छे से, बच्चे को समझ नहीं आया, ठीक है, तो उसकी क्या फिलॉसफी है, उसको हम क्या माने कि आपने पढ़ाया नहीं है कि बच्चे ने नहीं समझा। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप इसमें अच्छे से समझोगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे इसमें कि फ़िलॉसफी क्या है इन चीज़ों को लेके।
इसके अलावा जो आपका यूनिट बी है उसमें आप देखोगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी में आपका क्या आ जाता है कि भाई स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का बोल लो, गवर्नमेंट का या फिर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के कारण एजुकेशन में या फिर जो आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, या उसकी उसकी फिलॉसफी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे देखा होगा कि इसमें किसी ने अगर पढ़ा होगा तो डेमोक्रेसी एंड द स्टेट की बात करते हैं कि भाई स्टेट डेमोक्रेसी किस टाइप से आपकी एजुकेशन उसको इम्पैक्ट करती है, और ऑफ कोर्स करती भी है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करना है तो वो कर पाती है कि नहीं, बताओ, एनसीईआरटी बुक्स को चेंज करके, हाँ या ना, बताओ। उत्कर्ष, आशीष, है ना, है ना, कर पाती है आराम से, और इसी के ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होती है कई बार इंडिया में, ठीक है। देखो इसके अलावा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है आपके एजुकेशन में, ये वाली वैल्यूज है कि नहीं है, इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिवनेस, सेक्युलरिज्म, इसकी भावना है कि नहीं, ये भी चीज़ें आप देखते हो, सोशलाइजेशन, रोल ऑफ फैमिली वगैरह। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप इस वाले पेपर में पढ़ोगे। बेसिक सा मतलब यहाँ पे ये है इस पेपर को पढ़ने का, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एजुकेशन को देखने की। एजुकेशन का मतलब क्या है, पेपर पे सिर्फ पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स तैयार करने हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो तैयार करने हैं जो कि रियली सोसाइटी के बारे में सोचे, उसके उत्थान के बारे में सोचे, ना कि पतन की ओर लेके चले, ठीक है। पढ़ लिख के पढ़ने के बाद भी आप देखोगे कि पढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ भी पढ़ लेना। लोग कहते हैं कि किताब आप पढ़ोगे, किताब पढ़नी चाहिए आपको, बट एक छोटी सी चीज़ आप सुनो, ध्यान से सुनो, कि पढ़ने का मतलब क्या, कुछ भी थोड़ी पढ़ लो, है ना, कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते। आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, पॉइंट्स क्या हैं वहाँ पे, ऑथर बायस्ड है क्या, ये सारी चीज़ें आपको देख के पढ़नी होती है। तो इस पेपर में आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसको लेके, एजुकेशन को लेके, ठीक है। तो ये F3 आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है आपका F4 वाला पेपर है, जनरली इसमें जेंडर की आप बात करोगे कि जेंडर, स्कूल, सोसाइटी कैसे है, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इन चीज़ों को देखने का। किताबों में आप देखोगे कि बहुत सारी डिस्कशंस आप लोगों को करवाए जाएंगे इसमें, कि हर बार साइंस का जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है बुक्स वगैरह में, आपने देखा होगा कि हमेशा एक बॉय को जो है बीकर वगैरह पकड़ते हुए देखा होगा आपने, गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसके ऊपर भी आप कई तरीके से जो है बात करोगे कि ऐसा कैसा इंक्लूजन है, ये गर्ल्स को कहाँ यहाँ पे जगह मिल रही है, ठीक है, बाकी जगह में क्या स्पेस है गर्ल्स का, उसके बारे में आप बात करोगे। दूसरी कम्युनिटी के बारे में बात करोगे, LGBT, और ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स की बात होगी यहाँ पे, मतलब फीमेल की एक सेगमेंट के बारे में बात करोगे। जब आप जेंडर की बात करते हो तो जेंडर में आपका मेल फीमेल दोनों आता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की बात करोगे आप, साइको एनालिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, लिबरल, रेडिकल, इनके क्या विचारधारा हैं, क्या इनकी फेमिनिस्ट थियरीज हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में, जेंडर के बारे में, इनका भी आप मानना जानोगे, ठीक है। तो छोटा सा पेपर ये वाला तो 50 मार्क्स का था। इसके अलावा जो है आपका जो है 5 वाला पेपर, इसमें आप जानते हो कि नॉलेज, डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे जो है डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो जो पेडागोजी ऑफ साइंस है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगी आपकी पेडागोजी ऑफ किससे, मैथ्स से, साइंस का मैथ्स वालों से, इंग्लिश वालों से, हिंदी वालों, मतलब लैंग्वेज वालों से डिफरेंट होगा। इसके अलावा टाइम टेबल वगैरह इनके बारे में भी बात करोगे आप इसी वाले पेपर में। नॉलेज के बारे में बात करोगे। स्कूल सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, उसके बारे में आप बात करोगे कि किस टाइप से जो है अलग अलग स्कूल सब्जेक्ट जो है अलग अलग नीड को कैटर करने के लिए जो है बनाया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से बात करोगे। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कोठारी कमीशन है, इसके बाद यशपाल रिपोर्ट वगैरह, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह, मुडालियर कमीशन जो है रिपोर्ट जो भी आई थी, ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके एक पार्ट होता है इसमें, मतलब जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा आप जो है बोर्ड की बात करोगे, है ना, एजुकेशनल बोर्ड वगैरह की, और 10+2 सिस्टम वगैरह, इन पे बात होगी। इसके अलावा कॉमन स्कूलिंग की बात होगी इसी वाले पेपर में, ठीक है। और अलग अलग जो स्कूल हैं, स्कूल में भी कैटेगराइज हम कर देते हैं ना, कि ये दिल्ली की स्कूलों की बात करें तो ये कौन सा स्कूल है, ये प्रतिभा स्कूल है, ये आपका MCD का स्कूल है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं MCD की स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, कोशिश करेंगे कि उसमें हो जाए, या प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप बात करोगे इस वाले पेपर में, ठीक है, इसी वाले F5 में। इसके अलावा जो है आपका अब अलग अलग आ जाता है। अब जैसे पेपर 1 है, अगर हम बात करें, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ये शो करूँ मैं। अब जैसे मान लो पेडागोजी 1 किसी का लैंग्वेज हो सकता है, साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, सोशल साइंस या फिर कॉमर्स हो सकता है। आप मान लो लैंग्वेज था, मेरा लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या, लैंग्वेज में भी फिर कैटेगराइजेशन की आपको पढ़ाना क्या है। पेडागोजी का मतलब होता है
है ना, मतलब बाल विज्ञान बोल लो, ऐसे करके बोलते हैं। तो पैडागोजी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने इंग्लिश पैडागोजी कह रहे हो तो इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, नहीं, इंग्लिश को पढ़ाना कैसे है वो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मेरे पास इंग्लिश थी, ठीक है, तो इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है बच्चों के बीच में, या फिर हिंदी को कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। लेट्स से साइंस है आपके पास, साइंस में भी आपके पास कैटेगरी हो गई, जैसे जैसे आपको फिजिक्स कैसे पढ़ाना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाना है, बायोलॉजी कैसे पढ़ाना है। तो थोड़े एक तरीके से आप देखोगे कि ये सब्जेक्ट आपस में लिंक्ड हैं। और वैसे एक बात बता दूं मैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या लिंक है, ये आप जो है F5 में देखोगे, F5 वाले पार्ट में आप देखोगे कि कौन सा सब्जेक्ट किससे कितना लिंक्ड है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होता है यहाँ पे। क्यों नीड पड़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाने की, क्यों नीड पड़ी स्पेशलाइजेशन की, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे पहले हर कोई MBBS कर लेता था, आजकल फिर जो है MD होने लगी है एक स्पेशल फील्ड में। तो वैसे ही आप समझ लो कि पहले एक टीचर था पढ़ा दे रहा था, अब लेकिन अलग अलग फील्ड में फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन होने लगी भाई। कि लैंग्वेज में क्या, हिंदी पढ़ाओगे, इंग्लिश पढ़ाओगे, तो उसकी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आप इनका सिलेबस जो वगैरह जो है देख सकते हो। खासकर अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज कैसे पढ़ाना है उसके बारे में बात होगी। साइंस वालों की अगर बात करें तो साइंस कैसे पढ़ाना है, फिजिक्स कैसे पढ़ानी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ानी है। और ये दोनों पेपर आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। किस में हेल्प करेंगे? SCP में, क्योंकि ये इन दोनों के पेपर के बेस पे ही आप जो है नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप जो करने जाओगे आप, तो इंटर्नशिप इसी दोनों पेपर के बेस में ही आप करने जाओगे, ठीक है। यही दोनों पेपर जो है आपकी हेल्प करेंगे। लेसन प्लान, यूनिट प्लान जो है बनाना पड़ता है अपने पेडागॉग के हिसाब से। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लेसन प्लान बनाएं। आप लोग भी बनाओगे, फिर अगले दिन उसे डिलीवर करोगे स्कूल में जाके, जहाँ पे भी आपको क्लासेस लेने को मिलेंगी, इंटर्नशिप चलेगी आप लोगों की। तो ये छोटा सा पार्ट था। अब ये बताओ आप लोग मेरे को कि आप लोग कह रहे थे कि अब कंफ्यूजन होती है सर, बहुत ज़्यादा डाउट है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैंने छोटे से फॉर्म में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी। आई नो दैट वाज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। उत्कर्ष आप कहाँ से कर रहे हो बीएड? जैसे कि बीएड कहाँ से कर रहे हो आप उत्कर्ष? हाँ सर, जैसे कि सर हम यूपी से हैं सर। वो जो आप ट्रेनिंग का सर वो बता रहे थे सर, क्या वो ट्रेनिंग दिल्ली में ही करनी पड़ेगी सर, या अपने यहाँ भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो डीयू में ये है कि डीयू में जो है स्पेस जो है अलॉट किया जाता है। स्पेस कह रहा हूँ मतलब स्कूल अलॉट किया जाता है आप लोगों को। जैसे मेरे को डीएवी मॉडल टाउन मिला पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही होती हैं। तो आप कहाँ से कर रहे हो बीएड, कहाँ से कर रहे हो आप पहले? सर सीआई से। ओके, सीआई से, तो बढ़िया है ना। तो आप लोगों को जो है अलॉट किया जाएगा स्कूल जहाँ पे आपको पढ़ाना होगा। जैसे MVCOE वालों को जो है अलग अलग स्कूल मिले हैं, किसी को कैम्ब्रिज स्कूल मिला है। देखो पहले गवर्नमेंट स्कूल मिलते थे पढ़ाने के लिए, अब जो है प्राइवेट हो गया है ड्यू टू कोरोना। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ प्रॉब्लम थी कि किसी के पास फ़ोन नहीं है तो किसी के पास कुछ है नहीं। तो अगर आपको पढ़ाना दिया जा रहा है पढ़ाने को, तो अच्छा स्कूल होना चाहिए ना जहाँ पे आप पढ़ा पाओ, जिनके पास फैसिलिटीज़ वगैरह एटलीस्ट हो क्लासेस ऑनलाइन लेने की। तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल जो है अलॉट किए गए थे अब की बार। तो आप कुछ और पूछ रहे थे। हाँ, आपको कंपलसरी है कि आपको यहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ का स्कूल मिला है तो आप कहीं से नहीं कर सकते। वो टीचर्स जो हैं पेडागॉग, हाँ जो प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं वो आपकी क्लास में जाएंगे, है ना। अगर ऑफलाइन हुई तो क्लास में जाएंगे, वो आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे पढ़ाते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। समझ आया? और कुछ? सर बीएड एंट्रेंस के 2 पेपर देने होते हैं कि एक? बीएड एंट्रेंस के 2 पेपर क्यों दोगे, एक ही होता है। पर 1 और पेपर 2 होते हैं। बीएड एंट्रेंस आप कह रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 कहाँ से आ गया? 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। नहीं, जैसे बोल रहे थे कि एक दिन में 2 ही पेपर, एक दिन में 2 पेपर देते हैं, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। सीटेट की बात कर रहे हो क्या आप? सीटेट होता है वो पेपर 1 पेपर 2, है ना। बात कर रही हूँ मैं मे बी आपने सर, एंट्रेंस की बोल रहे हो? नहीं नहीं, एंट्रेंस कहाँ, एंट्रेंस इन्होंने भी दिया है, आशीष ने दिया, उत्कर्ष ने दिया। आशीष उत्कर्ष क्या लगता है 2 पेपर होते हैं? नो सर, हमको लग रहा है वो ठीक दूसरा है। वाला बात, विजुअली इम्पेयर्ड वाला बात कर रही होंगी शायद, मे बी जो स्पेशल बीएड की बात कर रही होंगी। ओके, मे बी अगर उसके बारे में बात कर रहे हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं निका इसके बारे में, ठीक है। आप ये सर। बताओ आप कि बीएड कोर्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे हमें लगता है कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा क्या लगता है?
बताओ आशीष उत्कर्ष, आप दोनों तो पढ़ रहे हो ना? कोई टफनेस नहीं लग रही, मतलब सब कुछ इजी चल रहा है? नहीं सर, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूम। नहीं सर, सब सही से समझ में आ रहा है। हाँ, सब सही से तो समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स, बट कई बार होता है ना कि लग रहा है कि कोर्स बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? होता है सर, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी क्योंकि हो जाता है। हाँ, क्योंकि टाइम सर बहुत ज़्यादा लगता है, दिन भर पूरा मोबाइल लेके बैठे रहो सुबह से शाम तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बीच वाली में प्रॉब्लम एक तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगी आप लोगों की जब आप लोग ऑफलाइन हो जाओगे, थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलेगा। हाँ, ट्रैवलिंग का होगा उस टाइम पे, है ना, प्रॉब्लम तो तब भी होगी, बट अभी ऑनलाइन घर पे बैठ के जब आप लेते हो तो वो थोड़ा सा ना डिप्रेशन क्रिएट करता है माइंड में कि सुबह से शाम तक मोबाइल की स्क्रीन पे देखे जा रहे हो। तो एक पार्ट तो ये कम हो जाएगा उस टाइम पे अगर ऑफलाइन हुआ तो, जो कि हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से अब, ठीक है। बट अगर आप सिलेबस को देखोगे तो रियली सिलेबस तो सर ज़्यादा। अभी कोई पता नहीं है क्या कह रहे हो? सर, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कब हो पता नहीं है अभी तो। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कब होगा पता नहीं है, बट जल्दी हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है ना ऑफलाइन तो आप लोगों का ही फायदा है इसमें, है ना, प्लस पॉइंट है, आप लोग ज़्यादा और सीखोगे। और एक टीचिंग का ऐसा ये वाला कोर्स है जहाँ पे आप ऑफलाइन रहोगे तो मिल बांट के ज़्यादा सीखोगे, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी आप लोगों के बीच में, तो ज़्यादा सीखोगे, है ना। तो ये एक चीज़ है। और ये कोर्स देखो ऐसा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मानता हूँ इस बात को, है सिलेबस ज़्यादा है, बट आप लोग करो, है ना, अच्छे से करो। आप लोग 100% दो, अपने साइड से दो। कितना रिजल्ट आया उस पर बाद में फोकस करना, बट अपना 100% देते जाओ स्टार्टिंग से ही, ठीक है। उत्कर्ष, आशीष, आई थिंक आप ही लोग दो हैं मतलब बचे हो एट द एंड ऑफ सेशन। तो यहाँ पे बरखा आप भी कर रहे हो क्या, बीएड कर रहे हो? एनीवेज, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही उनकी। कुछ पूछना था आपसे हाँ पूछिए अब। सर कि मतलब एनुअल एग्जामिनेशन होता है पहले, तो ये बात क्लियर हुआ अभी हमको कुछ हाँ, दिन एनुअल पहले ही। होता है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, तो उसका सर कुछ पेपर ऊपर मिल जाए 2018 का है, 19 में हुआ नहीं था, 20 में हुआ नहीं था, है ना। तो 18 वाला है मेरे पास पेपर, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, सभी लोग जुड़े हुए हैं उस पर, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर। और कुछ? और सर कितना परसेंटेज आता होगा यहाँ पे मतलब? देखो मेरे बने थे 604, 800 में से 604 बने फर्स्ट ईयर में, तो कितना हो गया 603 4, कितना हो गया आपका 25 30 75 75% के ऊपर बना है, थोड़ा सा 1-2 नंबर ऊपर, 1-2 नंबर कह रहा हूँ, मतलब 75% से थोड़ा ऊपर ऐसे बना है। आने वालों के 80% भी आए हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं कि 50 ही बनता है, लगभग 55 या 60 ही बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बन जाते हैं, अच्छे खासे बन जाते हैं अगर आप पढ़ के जाओगे तो। ये देखो स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए है, अच्छे से पढ़ो चुपचाप, है ना, बाकी गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। सर आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, देख रहे हैं वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं आप? देख रहे हैं आपका वीडियो भी यूट्यूब पे भी काम करना। मैं देखो अगर आशीष आपको बताऊं तो बहुत ही अजीब सा लगेगा सुनने में, बट 9 to 5 क्लासेस लेने के बाद, एक मिनट माइक ऑफ कीजिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। हाँ, मैं कह रहा था 9 to 5 क्लासेस लेने के बाद मैं क्या करता था, आपको सुन के ताज्जुब होगा। 9 to 5 क्लासेस लेने के बाद मैं बीएड एंट्रेंस वालों को पढ़ाता था, आपने देखा भी होगा, बीएड एंट्रेंस वालों को पढ़ाता था मैं, मैथ्स पढ़ाता था लास्ट ईयर, अब की बार तो मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे 5 बजे क्लास खत्म हुई, इसके बाद 6 मान लो बज गए, 1 घंटा आपने ले दिया, 6 से 7, 7 से 8, 8 बज जाते थे। इसके अलावा फिर जो है मैं हिनखोज में जो है वर्क भी करता था, वहाँ पे भी मैं इंग्लिश पढ़ाना होता है मेरे को, तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाता था, तो बीत जाता था टाइम ऐसे ही। थोड़ा अपना भी पढ़ना होता था मेरे को, बीच में और भी एग्ज़ाम्स थे, एफकेट वगैरह का भी एग्ज़ाम दे रखा था मैंने, तो ये सारी चीज़ें साइड बाई साइड चल रही थी। तो फोकस लेकिन कहीं पे खोया नहीं मैंने। स्ट्रेसफुल था मेरे लिए भी, इट वाज रियली स्ट्रेसफुल फॉर मी, फर्स्ट ईयर काफ़ी स्ट्रेसफुल था, बट जैसे तैसे इट वाज डन, मतलब हो गया। तो हाँ सर, आपके साथ एक पार्टनर भी है ना, वो आकाश पार्टनर कह लो। आकाश को तो वैसे हमने लास्ट मतलब टाइम जो है जोड़ा था कि भाई आओ पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, तो है मतलब वो भी हैं। जी सर, आप कहाँ से हैं सर? हाँ, मैं कहाँ प्रॉपर, आप पूछ रहे हो कहाँ से हैं? जी जी सर। हाँ, वैसे तो मेरे को 20 ईयर्स हो गया इन दिल्ली, बट
वॉज बॉर्न इन बिहार, ब्रॉट अप इन दिल्ली कह लो, ये है। मतलब दिल्ली में ही। ठीक है सर, मैं वर्क देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं चैनल से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब जब जुड़ा हूँ बहुत दिन से, मतलब इन द सेंस कि जब से तैयारी स्टार्ट की DU B.Ed की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा कि चैनल पे वीडियोस रेगुलरली नहीं आ पाती थी उस टाइम पे। रीजन यही था कि फर्स्ट ईयर चल रहा था। कितना आप खुद देखो, आप कर रहे हो भी, आपको कितना टाइम मिलता है अपने लिए, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए कितना टाइम मिलता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हेक्टिक बहुत शेड्यूल हो मुश्किल जाता हो है। जाता है। और उसी बीच में मेरे को वर्क भी करना था, किसी अदर कंपनी के लिए मैं वर्क भी करता था, जहाँ पे मैं पढ़ाता था, जहाँ पे मैं फैकल्टी था, उसके लिए फिर अपना काम था, फिर पढ़ाने वाला काम था, फिर पढ़ने वाला काम था। तो चीज़ें हो जाती बट मैनेज करो, है ना। मैं तो आज भी यही कहता हूँ कि आप मैनेज जितना कर पाओगे, ये टाइम ऐसा है, स्ट्रेसफुल है, बट मैनेज करना सीखो। धीरे धीरे जैसे मैनेज कर लोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। फर्स्ट ईयर निकल जाता है ऐसे ही, निकल ही जाएगा आप लोगों का भी। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा बट हाँ, निकल जाएगा आराम से। और सर एक चीज़ पर्सनल सर से एक सवाल है, मतलब अर्निंग का सोर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब क्योंकि अगर मतलब उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पढ़ा DU B.Ed मतलब हो गया और ले लिया हूँ, मतलब घर वालों एक तरह से था कि 6 7 8 हज़ार तक भी खर्चा हो सकता है। तो ये अगर इन केस अगर DU ओपन होता है, जैसे मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मतलब लोग मना रहे हैं कि खुल जाए, पर मुझे तो लग रहा है नहीं खुले तो ही ठीक है, अच्छा यहाँ पे अच्छा तो अच्छा, घर पे चलो इसके रहता ऊपर है। ना एक दिन अच्छे से बात करेंगे कि क्या क्या सोर्सेस ऐसे हो सकते हैं साइड वाइज अर्निंग के, जहाँ से आप एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपना रूम वगैरह का खर्चा आप निकाल पाओ, है ना। वही सर, मतलब 2 हज़ार, हाँ हाँ, मतलब 3 4 तक भी हो जाएगा ठीक है। अर्निंग, पक्का मतलब। पक्का, इसके ऊपर जो है एक बार अच्छे से एक सेशन रखेंगे, तो बात करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं भी रिसर्च वर्क कर लूँगा इसके ऊपर कि ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं साइड वाइज, मतलब जो हमारे रीच में हो बीएड करते करते, है ना, ताकि सर ये थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, हाँ अगर बिल्कुल सर आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं तो। बिल्कुल। तो बात करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है आशीष। आई थिंक इट वाज लवली टू कनेक्ट विद यू ऑल, बढ़िया लगा। तो हम मिलेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। ओके सर, मैं आपसे टेलीग्राम से पर्सनली मैसेज किया हुआ था लास्ट टाइम, मेरा जब सेकेंड में मतलब सेकेंड लिस्ट आई थी तब मेरे रिजल्ट मुझे हुआ था। तो मैं मैंने रिप्लाई दे अपना, पाया था आपको? जी जी हाँ, आपने बहुत मतलब कुछ दिन बाद ही किया था, ये नहीं हाँ कहूँगा हाँ कि तुरंत। हाँ क्योंकि हाँ, इंस्टा भी जुड़ा हुआ हूँ और टेलीग्राम से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अभी बिल्कुल आपका कुछ बिल्कुल, दिन कनेक्टेड रहो। देखो, था। कनेक्टेड रहो, कनेक्शंस होने से फ़ायदा ही पहुंचता है आगे भी, है ना। तो कनेक्टेड रहो, मे बी बढ़िया होगा हमारे साथ, सबके साथ। मुझे लगा ना कि आप पास आउट हैं, पर अब मुझे पता चला है कि आपका भी चल रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे आप मैनेज करते होगे आप, हाँ मतलब क्योंकि लोगों को जब मैं बताता हूँ ना, तो कि वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसे कर लेता है, बट आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया आपको, अभी डिस्क्लोज किया कि भाई कैसे कर रहा हूँ मैं, मैनेज हो रहा है। एक साइड छूट रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कभी, एक अलग वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। जिस दिन हम सेशन रखेंगे बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। 2022 है, एंड हो जाएगा मेरा बीएड, आप लोग करोगे, परस्यू करोगे। अभी 21 में आपने लिया ना, 23 में एंड होगा आप लोगों का, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, थैंक यू आशीष टू कनेक्ट हियर विद अस, ठीक है। चलो, बाय।